नमस्कार डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके 12 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अब हिंदी के पेपर की बारी है। इस प्रश्न पत्र को आप पूरा देखिएगा और फिर जब आपका एग्जाम हो जाए 12 मार्च को, उस समय आप जरूर मुझे बताइएगा कि इसमें से कितने प्रश्न आए हैं। मुझे आशा है कि इसी पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो बस आप 15 मिनट मेरे को दे दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपके वस्तुनिष्ठ यानी अवसद के प्रश्न आने वाले हैं और कुल 12 प्रश्न आएंगे इस बार। तो अच्छे से आप अवसद के प्रश्न हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 12 प्रश्न हैं वो आपके 12 अंक के आने वाले हैं। और 12 अंक हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में। तो इसलिए आप अवसद को अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न देखिए, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, यानी धोखा शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा लगी हुई है? भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो विद्यार्थियों, इसमें जो संज्ञा है वो आपके भाववाचक संज्ञा लगी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। कौन सी संज्ञा लगी हुई है? भाववाचक, क्योंकि इसमें धोखा एक भाव है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। आहार, आहार में आ उपसर्ग, प्रहार में प्र उपसर्ग, विहार में वी उपसर्ग और कहार में कोई उपसर्ग नहीं है। इसलिए अपना सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर द, कहार। कहार शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो उपसर्ग प्रत्यय इनको अच्छे से आप याद कर लेना है, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो पक्का ही आएगा। अगला प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकारी। वाक्य में हारिल शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कि हारिल शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विद्यार्थियों, हारिल शब्द है ये पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? पक्षी के लिए। अगला प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया क्योंकि वह शिव के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बता रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश क्यों बताया? क्योंकि वो शिव धनुष था ना, उसको भी छोटे मोटे धनुषों के समान ही बता रहे थे। इस कारण से परशुराम है वो क्रोधित हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मुरझाकर गिर रही हैं पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? आपको बताना है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश देती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन ब रहेगा, मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही है कि मानव जीवन है ये क्षणिकता भर के लिए हैं। तो जिस तरह से पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, उसी तरह से मानव जीवन है वो भी कभी ना कभी तो उनका भी अंत हो जाएगा। तो अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही है। अगला प्रश्न है, उत्साह किसको संबोधित गीत हैं? आपको बताना है उत्साह जो किस गीत हैं वो किसको संबोधित हैं? बादल, नदी, संचार या झरना? तो ये बादल को समर्पित गीत हैं, यानी ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता चक्की किस कारण से रहे थे? यानी आपका इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन अ रहेगा, अपनों के विश्वासघात के कारण है वो चकित हो रहे थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों कर लो, आपका अपना चैनल है, आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आ रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। 8वां प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? आपके जो उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, उसके लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं वो यशपाल हैं। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी?
यानी मुखाग्नि की जो उपाधि है वो किसने दी। तो इसमें आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा, पतहू ने। किसने दी? पतहू ने। फिर उसके बाद में अगला है कि वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में। इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। लंगड़ा शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पान वाले के लिए, कैप्टन के लिए, हालदार के लिए, या फिर सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो इसमें सही आंसर होगा आपका कैप्टन के लिए। कैप्टन है वो लंगड़ा था, इसलिए उन्होंने बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इसमें लंगड़ा शब्द है वो कैप्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है 11वां की माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया। तो विद्यार्थियों, माँ ने भोलानाथ की घावों पर पीसी हुई हल्दी लगाई, यानी ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। क्या लगाया था? पीसी हुई हल्दी लगाई थी। और अब सद का अंतिम प्रश्न है आपका कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। आपको बताना है कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। तो इसको मेहनतकश का बादशाहों का शहर कहा है, यानी ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, आपके रिक्त स्थान से संबंधित आने वाला है। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें, आपके अपशब्द हैं उसके उत्तर आप इस प्रकार से तालिका बनाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। या पहले में अ है तो अ, तीसरे में स है तो स। इस तरह से आप आराम से भर के अपनी उत्तर पुस्तिका में कम पेज को भरते हुए उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो पहला है शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, तौल या माप का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको लिखना है द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद में जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है वह विशेषण की उत्तमावस्था होती हैं। वो विशेषण की कौन सी अवस्था होती हैं? उत्तमावस्था होती हैं। तो उत्तमावस्था आपको लिखना है। फिर उसके बाद में तीसरा है जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपको क्रिया विशेषण भरना है। फिर उसके बाद में अगला है हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, मुख्य रूप से 4 भाग। तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। और फिर उसके बाद में अगला आपका जो रिक्त स्थान है जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है तो उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, सॉरी, ठीक है ना, इससे विसर्ग संधि कहते हैं। और अगला है कि द्वंद्व समास में दोनों पद का प्रधान तथा उसके बीच और या शब्द का लोप हो जाता है, या तो और आएगा या फिर या आएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें है ना आपके लिए एक बेनिफिट जैसा ये प्रश्न आता है क्योंकि इसमें आपके गद्यांश आता है। गद्यांश को पढ़ के आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये 6 नंबर का आता है। तो उनके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर इन्हीं लाइनों के अंदर छुपा होता है, आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो जब भी आपके पैसेज या फिर गद्यांश जो आता है तो उनको आप अच्छे से 2 बार पढ़िए। पहले आप प्रश्नों के ऊपर डायरेक्ट मत जाइए, पहले 2 बार पढ़िए, आराम से गद्यांश में क्या बताया गया है समझिए और फिर उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आप 6 में से 6 नंबर पूरे लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुशासन वाला आपका पैसेज है, गद्यांश है, जैसे कि अनुशासन ही वह कुंजी है जिसमें हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण सूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन से बंधी हुई है। यानी इसका टॉपिक क्या है? अनुशासन है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना और उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। यानी सूर्य एक ही दिशा में उगता है और एक ही दिशा में जाकर अस्त होता है, ये भी एक उनके अनुशासन का ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तो कुछ अप्रत्याशित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। यानी ज्वार भाटा आता है तो उसमें क्या होता है? जल उठता है, गिरता है।
फिर भी समुद्र है वो मर्यादित हो रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति के से गतिमान रहना उसके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी के जीवन में भी सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? अनुशासन का है। विद्यार्थी जीवन व्यतीत के सघन साधना का काल है, जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है। पहला आत्म अनुशासन, दूसरा बाह्य अनुशासन। यानी अनुशासन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आत्म अनुशासन यानी अंदर का अनुशासन, दूसरा है बाह्य अनुशासन यानी बाहरी अनुशासन। आत्म अनुशासन की प्रेरणा विद्यार्थियों के जीवन निर्माण की पहली पीढ़ी है। यानी अंदर का अनुशासन है वो विद्यार्थी जीवन की पहली पीढ़ी है। दूसरी ओर बाह्य अनुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उनके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है। चूँकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसीलिए इस अवस्था में जो वह सीखता है उसे उसके जीवन में स्थायी मूल्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका उचित शीर्षक क्या है? अनुशासन। बस इतना आपको लिखना है, अनुशासन। इतना आप लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अनुशासन कितने प्रकार का होता है? तो देखो अपन ने अभी पढ़ा था अनुशासन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन। तो यहाँ पे देखो इसका भी उत्तर मिल गया अपन को। फिर उसके बाद में अगला है कि व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल किसे बताया है? व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है वो किसे बताया है? तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थी जीवन ही व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है। विद्यार्थी जीवन, ठीक है ना, इसमें आपको विद्यार्थी जीवन लिखना है। फिर इसके बाद में सोता है अनुशासन के कौन कौन से प्रमाण हैं? तो अनुशासन के सूर्य का प्रतिदिन एक ही दिशा में उगना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना, ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र का मर्यादित रहना, ये अनुशासन के ही प्रमाण हैं, जैसे कि अभी अपने पैसेज में बताया गया है, गद्यांश में बताया गया है। फिर उसके बाद में अगला है कि बालक के जीवन में स्थायी मूल्य कहाँ बनते हैं? तो बालक के जीवन में स्थायी मूल्य विद्यालय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? विद्यालय में। और फिर उसके बाद में अंतिम है कि पतन शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से साट कर लिखिए। तो पतन का विपरीतार्थक लिखना है स्थायी। देखो यहाँ पे आपने गद्यांश में देखोगे तो पतन मतलब नष्ट होना, तो नष्ट का विपरीत मतलब विलोम शब्द क्या होगा? स्थायी होगा। तो ये शब्द देखो यहाँ पे आया हुआ है, यही लिखना है। तो इस तरह से आप 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं। सारे के सारे उत्तर हैं आपके गद्यांश में रहेंगे। फिर उसके बाद में सोता है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ पे पद्यांश आ रहा है। पद्यांश जिसमें कविता रूप में आपके जो होते हैं दोहे वगैरह, उन्हें क्या कहते हैं? पद्यांश कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ सचिल हैं जहाँ स्मृतिशाला की। यहाँ पे देखिए ये वाली है ना, इसमें प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इसमें आपका उचित शीर्षक क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समाधि का महत्व, ये इसका शीर्षक है। रानी की समाधि को किसका प्रतीक बताया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा रानी की समाधि का स्वतंत्रता और वीरता का प्रतीक बताया गया है। सारे के सारे उत्तर हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे? तो यहाँ पे देखो इसका उत्तर होगा मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। यानी बालाजी और विश्वनाथ के जो मंदिर है उसकी दिशा की तरफ मुंह करके बैठते थे और कुछ क्षण के लिए वे उसी ओर शहनाई को घुमाकर बजाते थे। इस तरह से वे शहनाई वादक के माध्यम से अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट कर लेते थे। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है, लेखक किस बात से बेहतर हैं?
और उसके भाई को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे। तो इसमें लेखक हैं बढ़ती हुई असंस्कृति की भावना से भयभीत हैं, क्योंकि इससे मानव संस्कृति का घोर अनर्थ हो जाएगा। और इस स्थिति में उनके भय को दूर करने का सुझाव यह है कि हमारा वैज्ञानिक विकास कल्याणकारी भावना को लेकर हो और प्राप्त उपलब्धियों का उपयोग स्वार्थ से ऊपर उठकर हो, जिसमें परोपकार की भावना विद्यमान हो। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल कविता का प्रतिपाद कीजिए। यानी फसल कविता के बारे में बताना है। तो फसल कविता में कवि ये बताता है कि फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है और इसमें अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव श्रम सम्मिलित प्रयासों की सुखद परिणति हैं और इनके रूप में ही समाहित हैं। इसके समुचित सहयोग से ही फसल उगती हैं और बढ़ती हैं। यानी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तब जाके फसल उगती हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, नार्गे के धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई गई है, साना साना हाथ जोड़िए अध्याय के आधार पर आपको बताना है। तो इसमें भी आपका सही आंसर जैसे कि होगा, लेखिका पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक की थी। वहाँ पर एक कुटिया में घूमता चक्र देखा, पूछने पर नारगो ने बताया कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप हैं वो धुल जाते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सब कुछ होम कर देना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि सब कुछ होम कर देना मतलब सर्वस्व बलिदान कर देना, इसका मतलब होता है सर्वस्व बलिदान कर देना। अब वाक्य में आप प्रयोग कैसे करोगे, जैसे कि देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया, यानी सर्वस्व बलिदान कर दिया। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश आया था वो अपठित आया था। अपठित का मतलब है, आप पासबुक में देखोगे तो जो आपके व्याकरण है ना पीछे, वहाँ पे कुछ गद्यांश दे रखे हैं, उनमें से वो प्रश्न आया था। और ये वाला पठित का मतलब है आपके किताब के जो पाठ है ना उनमें से पूछा गया है। तो एक तो पाठ में से आपके गद्यांश आएगा और एक आएगा जो पीछे पासबुक में दे रखे हैं वहाँ से, तो उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा एक बार सारे गद्यांशों को, अभी भी आपके पास में समय है। और फिर पाठ्य पुस्तक के हैं उनको भी देख लीजिएगा। इसमें कौन सा है, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने को सिलसिला तब शुरू हुआ था। ये वाला है ना, इसका है। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो क्या परिणाम निकलते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में सारे निषेध सारी वर्जनाएं और सारा भव्य ध्वस्त होकर समाप्त हो जाता है। दूसरा है कि राजेंद्र से शादी तक क्या चलता रहा। तो लेखिका को अपने क्रोधी पिता से टकराने और विरोध करने का सिलसिला राजेंद्र की शादी तक चलता रहा। यानी लेखिका है वो अपने पिता से लगातार टकराती रही, उनसे झगड़ा करती रही। फिर उसके बाद में लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता किसे कहा गया है। तो यश कामना अर्थात यश लिप्सा को पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता कहा गया है। फिर उसके बाद में अगला है कि पिताजी के जीवन का मूल केंद्र किसे कहा गया है। तो उनका सिद्धांत व्यक्ति को वैशिष्ट बनाकर जीना चाहिए, जिससे उनका नाम सम्मान प्रतिष्ठा का वर्चस्व हो। फिर उसके बाद में इसमें अथवा में आपके आ जाएगा, इनको भी आप देख लीजिएगा। आषाढ़ की रिमझिम बारिश वाला जो है पाठ वहाँ से लिया गया है। और फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश भी आपके आएगा और वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश कौन सा है, उबो तुम ओ अति बड़भागी अप्रच रहत स्नेह तगावते, ये वाला है, ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, नेताजी का सस्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी सस्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है आपको 14वां। और फिर उसके बाद में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पे आपको बताना है। 15वां प्रश्न है, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। इनको अच्छे से याद कर लीजिए।
संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न 16 है, कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय संक्षेप में बताइए। तो इनका जीवन परिचय बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में अथवा में आपके ऑप्शन मिल जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन एवं कर्तव्य परिचय आपको लिखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। ये मैट्रिक पास कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। 15 वर्ष की आयु से ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र लिखे हैं। गद्य की विविधताओं में इनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता, इतिहास के जो युगारूप की व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। इस तरह से इनके बारे में लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 17 है, माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है, क्या ये उचित है, इनके बारे में आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, ऐसा क्यों। फिर प्रश्न 18वां है, वो आपके निबंध से संबंधित रहेगा। आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। चुनाव का दृश्य, इसमें पॉइंट ये बनाने हैं। राजस्थान में बढ़ता जल संकट, इसमें इतने 5 पॉइंट बना के लिखने हैं। मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप, इनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपको लिखना है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, स्वयं को राजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने हेतु अनुरोध पत्र लिखना है। पत्र लिखना है, 4 नंबर का आएगा। अगर पत्र नहीं आता है तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, वो भी आपके 4 नंबर की आएगी। स्वयं को बापूनगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखिए। और इसके बाद में आपका अंतिम प्रश्न है, वो विज्ञापन से संबंधित है। आपके विद्यालय में SPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। रक्षक हेलमेट बनाने की वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन भी आपके आएगा और पत्र भी आएगा, दोनों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आपके कक्षा 10 का हिंदी का पेपर। पूरा पेपर मैंने आपको बताया है, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इन प्रश्नों को अच्छे से आप टिक कर लीजिए अपनी पासबुक में, और फिर उसके बाद में अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास में समय है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ,